बड़ी बड़ी बात लक्ष्मण यादव जी कह दी। अगर कांग्रेस ने ये दांव चल दिया कि एक देश को दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए, खड़गे का नाम आगे कर दिया, तो गेंद फंसेगी कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको, कैसे करेगा शुरुआत के 2 मिनट में, आपकी राय? अ, बिल्कुल हम एक कयास लगा सकते हैं कि इस समय आगामी 2023 का चुनाव हो और खासकर 2024 का चुनाव, जिसमें एक बड़ी चुनौती के रूप में एक ऐसी सरकार है जिसकी अपने काम तो कुछ बहुत नहीं है, लेकिन नाम ऐसा है कि वो एक खास किस्म का प्रभाव पैदा किए हुए हैं। और पिछले दिनों गुजरात के चुनाव के बाद से उसका प्रचार भी ऐसे किया गया है कि 23 में भी वो प्रभाव डाले और खासकर 24 में प्रभाव डाले। इन सब परिस्थितियों के बीच कुछ पुराने सवाल हैं जो बार बार फिर से सामने रखे जाएंगे। जैसे इस देश में आज तक आरक्षण को लेकर के खास किस्म का ही नैरेटिव शुरू होता है तो उसी एंगल से शुरू होता है। वैसे ही बीजेपी जब भी शुरू करेगी वो परिवारवाद से ही शुरू करेगी। वो इस सवाल से शुरू करेगी कि मोदी नहीं तो कौन, यानी एक व्यक्ति, कोई एक चेहरा आप बताइए। तो वो ट्रैप बार बार वहीं ले जाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा है भी कि ये सवाल कभी अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं पूछा गया। 28 गठबंधन, 28 पार्टियां थी, बहुत सारी परिस्थितियां अलग अलग रही हैं। कोई कौन वाला सवाल बार बार इसलिए भी खड़ा किया जाता है कि वो जो जनता चुनाव लड़ती है, वो जो नाराजगी जनता की है, वहां तक बात न पहुंच पाए। तो ये भी एक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को ये रणनीति समझ में आ रही होगी और खासकर सबको समझ में आ रही होगी, जिनको ईडी सीबीआई से लेकर के अपनी पार्टी तक खो देने का, विधायकों के तोड़कर चले जाने का, ये सब जब समझ में आ रहा होगा तो कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप का कुछ बने। भले ही लीडरशिप थोड़ी पीछे हो, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि कुछ इस दिशा में काम होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एजेंडा टाइप का, और एक बड़ी अम्ब्रेला बना करके कोशिश तो जरूर की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि वो कितनी कामयाब होती है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, सबसे बड़ी मुश्किल बात यही होती है कि कहा भी जाता है कि राजनीति ऐसी होती है कि सारे विद्वानों को एक जगह रखना, सारे नेताओं को एक जगह रखना, मतलब मेढक को तराजू में तोलना है। लेकिन कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं। पिछले दिनों केसीआर साहब का जिक्र हुआ। केसीआर साहब ने अपनी रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया, नाम बदल दिया उन्होंने। तेलंगाना राष्ट्र समिति का भारत राष्ट्र समिति हो गई। फिर दिल्ली में विधिवत उसका दफ्तर खोला गया और दफ्तर में खास तौर से कुमार स्वामी और अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया। तीनों नेता वहां पहुंचे, देश भर के किसान नेता आए। तो इस तरह का फ्रंट, एक कह सकता हूं कि में कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या ये कोशिशें परवान चढ़ पाएंगी? और एक मैं लक्ष्मण यादव जी और आपसे जानना चाहता हूं, पिछले दिनों अडानी जी पहुंचे थे ममता बनर्जी के पास और कुछ फिर ट्वीट डिलीट करने को कहा गया ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से। वो ट्वीट डिलीट हुए जो अडानी के खिलाफ थे और ममता बनर्जी तब से खामोश हो गई। तो इस चुनाव में अंबानी और अडानी की भी तो भूमिका रहेगी। जी, अब अडानी जी की बात हो और उनको दूसरा सवाल बनाने के बजाय पहला सवाल रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका उन लोगों की है। ये किसी भी राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति के लिए एक चिंता का प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी से भले ही एक पिछले जुड़ाव के बावजूद जितने मुखर प्रतिपक्ष के रूप में ममता बनर्जी उभरी थी, और खासकर विधानसभा चुनाव के दरमियान ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसा चेहरा बनेंगी जो केवल बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में सांप्रदायिक राजनीति और दक्षिणपंथी राजनीति के सामने एक चुनौती बनकर पेश हुई। और बहुत मुखर होकर के, इवन मैं ये भी देखता हूं कि पुराने लोग सब जानते हैं कि चूंकि वामपंथ की एक खास जमीन रही है, तो वामपंथ से लड़ने के लिए कुछ न कुछ उसी पैंतरे और उसी जमीन पर उतरना पड़ा ममता बनर्जी को। और आज भी अभी चंद कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्रियों के संपत्ति और उनके तमाम ब्यौरे सार्वजनिक हुए थे, और जिनमें ममता बनर्जी एक ऐसी निष्पक्ष और छवि की या कम पैसे वाली, जिन पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि आप ईडी सीबीआई से डरा सकते हैं। हाँ, उनके लोगों को डराया गया, उनके बाकी आसपास के लोगों को। वो एक इमेज, एक भरोसा पैदा करती थी, उम्मीद पैदा करती थी। मगर पिछले कुछ लंबे वक्त से ममता बनर्जी का इस तरह से खामोश हो जाना, इसके पीछे पता नहीं, शायद आप जो बता रहे हैं वैसी कोई मीटिंग या वैसी कोई बात जरूर रही होगी। और अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे लगता है कि जितना ईडी और सीबीआई काम करती है, उससे कोई कम बड़ा काम जो है अडानी और
ये सूटकेस नहीं काम करता है, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए ये निश्चित रूप से संभव है। और एक मैं एक चीज जोड़ रहा हूं, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इसे हम इस गिरह को शायद और खोलें। 2019 के चुनाव को याद करें। 2019 के चुनाव में अगर जो भी लोग बारीकी से राजनीति का विश्लेषण करते हैं, वो एक बात गौर किए होंगे कि पूंजीपतियों में भी एक ही दो घरानों को सारी पूंजी संकेंद्रित करना, ये एक बड़ा मुद्दा बना था। और राहुल गांधी और कांग्रेस के पीछे एक बड़ी गोलबंदी हुई थी छोटे, सो कॉल्ड छोटे पूंजीपति घरानों की, जो उस एकाधिपत्य के खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो कहा यह गया कि ये जो पूंजी संकेंद्रित हो रही है, उसमें व्यवसायी भी अब कांग्रेस के पीछे पैसा लगा रहे हैं, और एक मजबूत चीज बन रही थी। और मुझे आज भी याद है कि 2019 का चुनाव बेहद दिलचस्प भी हो गया था, वरना वो दिन न देखने पड़ते जिसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि क्या क्या हुआ उस समय। 24 के चुनाव में पूंजी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जब पूंजी कह रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय पूंजी, भारतीय पूंजी में लघु या मध्यम उद्योगों के साथ साथ वह पूंजी भी जो, अब कुछ लोग तो कहते हैं भाई जैसे संघ परिवार में खटपट है, बीजेपी में भी कुछ लोग नाराज हैं, वैसे ही कुछ लोगों का विश्लेषण ये भी है कि अडानी जी के एक मुश्त प्रभुत्व से कुछ अंबानी जी टाइप के लोग भी नाराज हैं। तो ये भी तो एक क्लैश चलता है। एक एक पूंजी का ये रूप ये, दूसरा पूंजी का रूप एक ग्लोबल है, ग्लोबल कैपिटल। और वो ग्लोबल कैपिटल किधर जाएगा? अगर भारत की केंद्र सरकार रसिया से होते हुए चीन की करीब जाने की अपनी छवि बनाती जा रही है, तो क्या ये विमर्श का विषय नहीं होगा कि यूरोपीय पूंजी और पश्चिमी पूंजी, अमेरिकन पूंजी, उसका भी तो एक प्रभाव है। अगर हम ये माने बचपने में कि नहीं नहीं इन सब का भारतीय राजनीति से क्या मतलब, बहुत गहरे रिश्ते हैं। एक पक्ष तो ये है। दूसरा, आपके पहले वाले सवाल पर आता हूं, और चूंकि हम सब एक खास किस्म से दो ही काम कर पाते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं जो व्यतीत हो रहा है, और जो भविष्य में हो रहा है उसकी कयास लगाते हैं। वरिष्ठ लोगों ने बहुत सारी बातें कही, मेरा अभी भी मानना यही है कि अगर भारतीय लोकतंत्र को, चुनावी राजनीति को, संविधान को, या जो कुछ भी खतरे में है, उसे बचाने के लिए विपक्ष के सभी दल थोड़े भी गंभीर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे बेहतर रणनीति यही होगी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। मसलन एक बिंदु इसको और जोड़ा जाए, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, जहां जो मजबूत है उसे मजबूत करने दिया जाए। अब ये जब ये रणनीति बनेगी, अब जैसे मैं एक सवाल करूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा फिर? 80 सीटें हैं, और 80 सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी कोई चुनौती है, तो वो तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। हम अखिलेश यादव की रणनीति से सहमत हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक विकल्प के रूप में बने, और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी वहां ऐसे प्रत्याशी खड़े करे जो समाजवादी पार्टी के वोट काटे, और ये कोई कोई लकी छुपी हुई बात नहीं है, भारतीय राजनीति में ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब गुजरात में भी ये क्लियर हो चुका है, बहुत जगहों पे क्लियर हो चुका है कि दिल्ली में खास तौर पर कौन सी पार्टी आई तो कौन सी पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई, ये बिल्कुल क्लियर होता है। इस तरह के, अब बिहार में, अब आम आदमी पार्टी अगर जाके बिहार में लड़े, कांग्रेस अगर ज्यादा सीटें मांगे कि भाई 40 में से हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम तो भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, हमारे पास पैसा भी है, कई वजह होती है, अगर उनमें से आप कहें कि भाई हम बड़ी पार्टी, हमको ज्यादा सीटें दी, ये नुकसान होगा। तो मुझे लगता है रणनीति कई स्तर पर बनती है, लोकसभा की प्रत्येक सीटों पर बनती है, क्षेत्रीय, और मेरी बिल्कुल स्पष्ट समझ है भारतीय राजनीति को लेकर के, मैं क्षेत्रीय दलों के उभार को भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी मानता हूं। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय विविधताओं को, क्षेत्रीय सवालों को, लोकतंत्र की डाइवर्सिटी को मजबूत करते हैं। इसलिए 24 के चुनाव में कांग्रेस को अगर वाकई एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, मुझे राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है। राहुल गांधी जिस जिस तेवर और जिस जमीन पर खड़े होकर के काम कर रहे हैं, मैं केवल चुनाव के लिहाज से उम्मीद की बात नहीं कर रहा हूं संजय जी,
वो विमर्श के लिहाज से आदिवासियों पर जो बात राहुल गांधी फिलहाल बोल रहे हैं, मुसलमानों को लेकर बोल रहे हैं, मीडिया को लेकर बोल रहे हैं, कारपोरेट घरानों को लेकर बोल रहे हैं, ये कम चीज है। अखिलेश यादव या अभी भी मैं कह रहा हूं बहन जी, मायावती जी एक अच्छी विकल्प है। वो एक ऐसी नेता है कि आज भी अगर देश में अगर कायदे से खड़ी हो जाए तो वो जो दलित प्रधानमंत्री वाली बात आप कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे छोड़िए, अगर आज की डेट में मायावती जी सामने आ जाएं और ये बात बन जाए कि भाई इस देश को एक पहली दलित महिला प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर ऐसी चीज अपनानी होगी कि फिर चाहे जेल हो, चाहे ईडी सीबीआई हो, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ेंगे। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है एक सेकंड लेयर की रणनीति यही होनी चाहिए कि क्षत्रिय दलों में जो जहां मजबूत है उसे मजबूत किया जाए, एक आपसी तालमेल बनाया जाए और कम से कम 24 के चुनाव को अपने पार्टी और संगठन के विस्तार की तरह लड़ा जाए, उसे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की तरह लड़ा जाए। मुझे लगता है तभी कुछ बेहतर बनेगा, वरना तो मुंडे मुंडे मतर भन्ना वो तो होता ही है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो ये सब होता रहेगा और ये होता रहा है। बहुत शुक्रिया।